हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पीटीएफ सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग वही सीरीज़ करेंगे जो प्रतिदिन 5 बजे सुबह में जो आता है करंट अफेयर्स का, और फुल जो करंट अफेयर्स डेली बाय डेली जो करंट अफेयर्स है उसी के सीरीज़ को हम लोग करेंगे। और हमारे जो खास करके जिस चीज़ पे आधारित है, खास करके अगर बात किया जाए तो बीपीएससी के लिए जो 69 बीपीएससी आप देने जा रहे हैं उसके लिए है, और दारोगा का एग्ज़ाम जो तैयारी हो रही है उसके लिए है, और बिहार शिक्षक का जो एग्ज़ाम यानी कि बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और बात करते हैं कि ये सीरीज़ को सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट बनाता है वो है हमारा 6 पेपर का निचोड़ हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे होंगे या क्रॉनिकल पढ़ रहे होंगे तो उसकी कुछ मतलब समझिए कि महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसी को हम लेने का प्रयास किए हैं। अगर आप डेली बाय डेली न्यूज़पेपर का अध्ययन कर रहे होंगे तो बहुत सारे कठिन हम डालने की कोशिश करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो चलिए हमारे सीरीज़ का जो पहला प्रश्न है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। इसमें कहा जाता है कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भोजपुरी फिल्मों में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए निम्नलिखित में से किसे, जब बात हो जाएगा पहला भोजपुरी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्या कहता है, जब कोई फिल्म यानी कि भोजपुरी फिल्मों के लिए कोई ऐसा अभिनेता जिसने बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट योगदान दिया है उसी व्यक्ति को चुना जाता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। जो फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये हमारे जो सांसद हैं मनोज तिवारी उन्हीं को दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा मनोज तिवारी हो जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में कोई डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं क्योंकि डिस्कशन बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला गया 2023 की अगर बात कर दिया जाए तो देखिए दिनेश लाल यादव, उसके बाद पाखी हेगड़े, इन दोनों को साथ में दिया गया। दिनेश लाल यादव और पाखी हेगड़े को फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और बात किया जाए फिल्म फेयर अवार्ड अचीवमेंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मनोज तिवारी। और फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात कर दिया जाए तो दिनेश लाल यादव और पाखी हेगड़े का नाम आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। कहता है कि संगीत के लिए, जैसे संगीत के उत्कृष्ट योगदान के लिए जो फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है वो किनको दिया गया, जिनको मतलब बिहार की स्वर कोकिला के नाम से हम लोग जानते हैं, उनका नाम है शारदा सिन्हा। क्या हो जाएंगे, शारदा सिन्हा। ये बिहार की स्वर कोकिला है। जब बात भारत की अगर आ जाती है तो हो जाएंगे लता मंगेशकर, भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाने जाते हैं। और बात अगर हो जाए कि बिहार के कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं तो उनका नाम हो जाएगा विद्यापति। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसमें कहता है कि बेस्ट भोजपुरी फिल्म कौन है। कहता है कि इसमें जब ये अवार्ड मिला तो उसमें बेस्ट भोजपुरी फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया, कौन सा मूवी था जिसको बेस्ट भोजपुरी का अवार्ड मिला। देखिए कौन सा है, जानवर और इंसान। जानवर और इंसान मूवी है जिसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया। चलिए उसी तरीके से हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्या कहता है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे गया है, बेस्ट डायरेक्टर का। तो बेस्ट डायरेक्टर की अगर बात कर दिया जाए तो इनका नाम है राजकुमार पांडे। राजकुमार पांडे। अगर फिल्म की बात कर दिया जाए तो ससुरा बड़ा सतावेला, फिल्म का नाम है ससुरा बड़ा सतावेला। और ये किनको मिला तो राजकुमार पांडे को मिला। ये बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड इनको दिया गया। चलिए अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं। कहता है कि सिंगर ऑफ ईयर, सिंगर ऑफ ईयर जो है, सिंगर ऑफ ईयर, थोड़ा सा हम लोग खुद एडिट मतलब टाइपिंग वगैरह करते हैं, पीपीटी बनाते हैं तो थोड़ा सा मतलब शब्दों में गड़बड़ी हो जाता है। तो क्या कहता है सिंगर ऑफ ईयर किसको दिया गया, तो ये देखिए यहाँ पे 2 आदमी का नाम आता है। एक तो पवन सिंह, पवन सिंह बहुत ही अच्छे सिंगर हैं, इनकी आवाज़ वाकई में काफ़ी मस्त है। उसके बाद बात करते हैं प्रियंका सिंह का, तो सिंगर ऑफ ईयर की अवार्ड पवन सिंह को मिला और प्रियंका सिंह को मिला। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं इंटरटेनर ऑफ द ईयर। इंटरटेनर ऑफ द ईयर किसको मिला। अगर आप खेसारी लाल यादव का मूवी देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मस्ती रोमांस उसमें भरा हुआ रहता है। और ये देखिए इंटरटेनर ऑफ द ईयर खेसारी लाल यादव को दिया गया। ठीक है, ये पूछा जा सकता है क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है तो हमने सोचा कि सारा का सारा क्यों ना दे दिया जाए, क्योंकि कभी ना कभी जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित मनोज तिवारी के बारे में पूछा जा सकता है।
चलिए उसके बाद हम लोग देखें, उसके बाद कहता है कुछ दूसरा चीज़ इसमें जुड़ गया है, क्योंकि हम कहीं और से लेना चाह रहे थे तो थोड़ा टाइपिंग इसमें हो गया है, तो उसकी हम लोग चर्चा कर देंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला। देखिए दूसरा सवाल क्या है, कहता है कि भारत के विपक्षी दलों ने हाल ही में 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया? किस नाम से गठबंधन बनाया? एक चीज़ देखिएगा, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी है तो बहुमत में है, हालांकि उनका भी क्या है, एक अलग अलग पार्टियों का बना हुआ गठबंधन ही है, लेकिन विपक्षी पार्टी चाहती है कि इनको हरा दिया जाए, क्योंकि इनके द्वारा जो काम हो रहा है जनता को पसंद नहीं है, और बहुत सारा मतलब होता है कि निरंकुशता की तरफ ये समझ के लोग जा रहे हैं। तो भारत की बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो अपना एक पार्टी बना रही हैं, और सभी लोगों मिल कर के एक नया पार्टी का निर्माण किया। गठबंधन जो पार्टी का निर्माण हुआ उसका देखिए नाम होता है यहाँ पे इंडिया। क्या होता है? इंडिया नाम होता है। कहता है कि भारत के विपक्षी दलों ने हाल ही में 2024 के चुनाव के लिए किस नाम से गठबंधन बनाया है, पूछा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, इंडिया हो जाएगा। तो देखिए इंडिया का पूरा नाम अगर देखा जाए, जो गठबंधन पार्टी का जो नाम है इंडिया का, क्या नाम हो जाएगा? तो देखिए इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक बार और देखिए, इंडिया का पूरा नाम क्या हो जाएगा? पूछा जा सकता है कि 2024 में जो विपक्षी पार्टियों ने एक नया गठबंधन, एक पार्टियां बनाया, उसका नाम क्या था? तो इंडिया नाम हो जाएगा। तो इंडिया का फुल फॉर्म के बारे में पूछा जा सकता है कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस हो जाएगा। बात किया जाएगा इस इंडिया का लक्ष्य क्या है, क्या लक्ष्य है? तो लक्ष्य की बात किया जाए तो इसमें हो जाएगा बीजेपी को हराना। इनका लक्ष्य क्या हो जाएगा? बीजेपी को हराना। और बात अगर कर दिया जाए यहाँ पे टैगलाइन का, टैगलाइन क्या अगर देखा जाए तो जीतेगा भारत। टैगलाइन क्या है? जीतेगा भारत। अगर बात कर लिया जाए कि इसका पहला सम्मेलन कहाँ किया गया था, तो पहला सम्मेलन आपको बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? इसका पहला सम्मेलन हुआ था बिहार में। यानी कि विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन बनेगा, इसके लिए जो पहला सम्मेलन का आयोजन किया गया था वो हुआ था आपका बिहार में हुआ था। अगर बात किया जाए कि द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, यह पहला हो गया। और बात कर जाए कि द्वितीय सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हो जाएगा। और हाल ही में एक 2 रोज़ पहले की बात है कि तृतीय जो सम्मेलन हुआ वो हुआ मुंबई में हुआ। ठीक है, मुंबई में हुआ। तो तीसरा की अगर बात कर दिया तो क्या हो जाएगा? मुंबई में हो जाएगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है और संभावना बन रही है पूछने का, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे। और जो साधारण जो चीज़ें हैं थोड़ा सा गहराई तक जाएंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर में था ये सारा चीज़ें, इसलिए बनता भी है कि आप पढ़ा करिए। चलिए इसका थोड़ा डिस्कशन हम लोग और भी देख लेते हैं। कहता है 2021-22 के लिए चयनित साहित्यकार, यानी कि जो भाषा साहित्य की जो पुरस्कार जो मिला था उसमें 2021 अगर 22 की बात किया जाए, राज्य भाषा जो पुरस्कारों की, उसमें 9 लोगों का चयन हुआ। 9 लोगों का चयन हुआ। तो 9 लोगों का कौन कौन चयन हुआ, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा की है। तो यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान किसको दिया गया? मधुसूदन आनंद को दिया गया। किसको दिया गया? मधुसूदन आनंद को, पूछा जा सकता है। उसके बाद बात करें हम लोग दूसरा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो देखिए ये हम 2-3 हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये हो जाएंगे बलराम हो जाएंगे। ये 2023 का है, 2023 में इसको दिया जाएगा 2021-22 के लिए। ठीक है, और राज्य भाषा पुरस्कार से इन सारे लोगों को क्या किया? नवाजा गया, चयनित मतलब ये लोग हुए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार किसको दिया गया? तो डॉक्टर चंद्रशिखा को दिया गया। किसको दिया गया? कर्पूरी ठाकुर की बात कर दे जाइए, शिखर जो सम्मान किसको दिया गया? तो ये देखिए यहाँ पे चंद्रशिखा को दिया गया। किसको दिया गया? यहाँ पे चंद्रशिखा को दिया गया। और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो पुरस्कार जो दिया गया, उनका नाम है बलराम। पूछा जा सकता है, ये VVI है, BPSC में पूछा गया था एक बार। तो अगला हम लोग देखते हैं, कहता है कि BP मंडल पुरस्कार किसको दिया गया? BP मंडल पुरस्कार किसको दिया गया? BP मंडल पुरस्कार। तो क्या हो जाएगा? इरशाद कामिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इरशाद कामिल।
बीपी मंडल, इरशाद कामिल हो जाएंगे, ठीक है। और बलराम की जो बात हो रही है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि नागार्जुन पुरस्कार किसको दिया गया? नागार्जुन पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया? तो यहाँ पे देखिए नागार्जुन भोला पंडित प्रणयी, भोला पंडित प्रणयी क्या हो जाएगा? भोला पंडित प्रणयी हो जाएगा। और ये जो है नागार्जुन पुरस्कार से नवाजा गया, नागार्जुन, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो पुरस्कार है, रामधारी सिंह दिनकर पुरस्कार है, किनको दिया गया? तो अनिरुद्ध सिन्हा को दिया गया, अनिरुद्ध सिन्हा को दिया गया, अनिरुद्ध सिन्हा, ठीक है। बड़ा अच्छा नाम है अनिरुद्ध सिन्हा। अनिरुद्ध सिन्हा, अनिरुद्ध मेरे भाई का भी नाम है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किसको दिया गया? फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किसको दिया गया? तो फणीश्वर नाथ रेणु की बात कर दिया जाए तो ये हो जाएगा शहनाज फातिमी को दिया गया। किसको दिया गया? शहनाज फातिमी। किसको दिया गया? शहनाज फातिमी। ये सब याद होना चाहिए, शहनाज फातिमी। पूछा जा सकता है कि नागार्जुन जो पुरस्कार है किसको दिया गया? तो भोला पंडित प्रणयी को दिया गया, ठीक है। और बात किया जाए कि देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर के बारे में पूछा जाता है। इनका एक बुक है जिसका नाम है उर्वशी। आप लोगों को कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। ऐसे ऐसे जो समझिए कि जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, इनको पढ़ना चाहिए। इससे दिमाग खुल जाता है, इससे बौद्धिकता जो है आपकी काफ़ी बढ़ जाती है। ऐसे ऐसे पढ़ना चाहिए। जैसे प्रेमचंद्र का गोदान है, हम लोग यूपीएससी के लिए जब हिंदी साहित्य लिए थे तो उस समय गोदान भी हम लोगों के सिलेबस में था। तो ऐसे ऐसे किताबें पढ़ने से आपकी मौलिकता जो है, आपका व्यक्तित्व है, क्या होता है? निखर जाता है। आपको पढ़ना चाहिए ये सब चीज़ें। चलिए और क्या कहता है कि फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार किसे दिया गया? तो शहनाज फातिमी को, शहनाज फातिमी को। अब देखिए महादेवी, यहाँ लिखा है महादेवी पुरस्कार किसको दिया गया? महादेवी पुरस्कार की अगर बात कर दी जाए, महादेवी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये क्या हो जाएंगे? डॉक्टर भावना हो जाएंगे, डॉक्टर भावना। क्या नाम है? डॉक्टर भावना। अगर बात कर दी जाए नेक्स्ट 9वां का, तो बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार किसको दिया गया? ये जो अंतिम जो 9वां हम लोग देख रहे हैं, 9th जो देख रहे हैं, बाबू गंगा शरण सिंह पुरस्कार जो है, गंगा शरण सिंह पुरस्कार, ये हो जाएंगे डॉक्टर गुरमीत सिंह। क्या हो जाएंगे? डॉक्टर गुरमीत सिंह हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगला हम लोग ये देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निम्न में से किस राज्य ने न्यूनतम आय की गारंटी के लिए एक विधेयक पेश किया है? आप देखिएगा आज ही के पेपर में था, आज के पेपर में मिलेगा। अगर आप प्रभात खबर या हिंदुस्तान कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसमें ये मिलेगा। क्या कहता है? कहता है कि निम्न में से किस राज्य ने न्यूनतम आय गारंटी के लिए एक विधेयक क्या किया? पेश किया है। और वो राज्य का नाम है आपका राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, राजस्थान हो जाएगा। तो इसका ये देख लेती हैं, थोड़ा सा डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए क्या कहता है यहाँ पे, देखिए आज का पेपर का ये कठिन हो जाएगा। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला राजस्थान क्या है? पहला राज्य बना है। क्या कहता है? पहला राज्य बना है। एक चीज़ और देखिए, कहता है कि न्यूनतम आय गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करवाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना है, ठीक है। देश का पहला राज्य बना है जो न्यूनतम आय क्या किया? गारंटी प्रदान करने वाला, ये राजस्थान पहला बना है। और बात कर दिया जाए कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महीनों में 25 दिन के अतिरिक्त रोजगार की गारंटी देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। अब बात करते हैं कि प्रदेश में मनरेगा के 100 दिन की अतिरिक्त गारंटी, यानी कि मनरेगा में आपको 100 दिन की रोज़गार की गारंटी तो है, अतिरिक्त उसके अतिरिक्त आपको राजस्थान 25 दिन का रोज़गार गारंटी देने की बात की है। उसके बाद बात करते हैं कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल। देखिए भारत में हम लोग को आप देखिएगा, अगर LSW आपने कभी पढ़ा है या करंट अफेयर्स में जब मेन आप पढ़ेंगे तो उसमें सामाजिक या समस्या में पढ़ेंगे, सामाजिक समस्या में पढ़ेंगे तो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित भी, आपके सामाजिक कल्याण से संबंधित बहुत सारे योजनाएं चलाई जाती है। क्योंकि हमारे समाज का जो संरचना है, हमारे समाज की जो बनावट है, जिस वजह से बड़े बुजुर्गों के साथ जिस तरह से बर्ताव किया जाता है, ये अच्छे खासे फैमिली में लोग भी जब पेंशन में जीने लगते हैं तो उनके पेंशन को भी उसके बाल
बच्चे क्या करते हैं, हड़प लेते हैं। बहुत सारा मतलब सिचुएशन है। अगर बाद में बात किया जाए कि 60 साल के बाद वो शायद जो माँ बाप होते हैं काम करने के लायक नहीं रह पाते, तो उस समय में उनकी घर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है, उनके साथ लोग दुराभाव मतलब करने लगते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश के साथ साथ राज्य सरकार भी पेंशन योजना के लिए अलग अलग स्कीम लागू करती है। ठीक है, हालांकि बिहार में भी इसको लागू किया गया था, इसके बारे में वीपी सिंह पूछा गया था। कहता है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन हर साल 15% बढ़ाना अनिवार्य होगा, ये राजस्थान के बारे में है। फिर कहता है कि बुजुर्ग, विधवा, विकलांग सहित सभी श्रेणियों की पेंशन को 15% तक बढ़ाया जा सकेगा। कहता है कि राजस्थान में सरकारी नौकरियों में भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की लेकर गहलोत सरकार क्या है, सख्त है। क्या कहता है, अगर पर्चा लीक कोई आदमी कर दिया, जैसे बिहार में क्या हुआ था, बिहार का 67 का कोई एग्ज़ाम दिया होगा तो देखिएगा, हम लोग का भी सेंटर था आगरा बक्सर, शायद आरा ही था सेंटर। तो उस समय पता चला कि एग्ज़ाम होने के बाद क्या हुआ, मतलब समझिए कि सेंटर में ही पूरा ये हो गया, मतलब घपलेबाजी हो गया। बाद में तुरंत ही दो तीन घंटों के बाद बीपीएससी आयोग ने क्या किया, उसको कैंसिल कर दिया, नया फिर से एग्ज़ाम लेना पड़ा। तो देखिए, कहता है कि राजस्थान में पर्चे लीक करने वालों को 10 लाख जुर्माना और उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, ऐसा उन्होंने अपना कानून बनाया, प्रावधान किया है। और एक चीज़ और भी है, बेरोज़गारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। कहाँ, राजस्थान में। हमारे बिहार में भी बेरोज़गारी भत्ता की बात किया गया है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कहता है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने डेटा का अपना वार्षिक संग्रह जारी किया है, जिसमें समग्र पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य क्या हो जाएगा, शीर्ष पर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है फिर से, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट में डेटा का अपना वार्षिक जो संग्रह है, उसमें समग्र रूप से अगर बात कर दिया जाए कि पर्यावरणीय प्रदर्शन के मामले में कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान या शीर्ष स्थान रखता है, तब उसका नाम की अगर बात कर दिया जाए तो हो जाएगा तमिलनाडु। एक चीज़ और भी देखिएगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुत सारा प्रॉब्लम है। अगर बात कर दिया जाए तो उत्तर भारत का जो सिचुएशन, जो संरचना है, जो हमारे संस्कृतियां हैं, दक्षिण भारत से थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर बात करें भाषाओं का तो भाषाओं में भी थोड़ा सा अंतर है, और बात करें वहाँ के व्यवहारों का तो वहाँ में भी थोड़ा सा अंतर दिखता है। लेकिन एक चीज़ है, वहाँ के जो लोग हैं वो नैतिकता पे ज़्यादा जोर देते हैं। वहाँ के जो दक्षिण भारत की अगर बात कर दिया जाए तो उनकी संस्कृतियाँ अपनापन को ज़्यादा दिखाती है। वहाँ पे संयुक्त परिवार की कॉन्सेप्ट होती है, और बात यह है कि वहाँ पे एजुकेशन की जो बात होती है वो बहुत ही समझिए कि अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात कर दिया जाए कि लैंगिक जो असमानता हमारे उत्तर भारत में जितना दिखता है उतना दक्षिण भारत में नहीं दिखता, क्योंकि अगर बात कर दिया जाए दक्षिण भारत की तो सबसे ज़्यादा एजुकेशन आपको वहीं पे मिलेगा। और कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, वो हो जाएगा केरल की बात हो जाएगी। और केरल में सबसे ज़्यादा भारत के पढ़े लिखे लोग हैं। अगर बात कर दिया जाए सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कहाँ का है, मतलब शिक्षा में सबसे निचले पैदान पे कौन है, तो आप उत्तर भारत की बात करेंगे तो बिहार हो जाएगा। और महिलाओं की अगर बात करते हैं कि सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं कहाँ की हैं, तो आपको राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं लिंगानुपात का, तो लिंगानुपात की अगर बात कर दी जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात आपको केरल में मिल जाता है। अगर वहीं बात करते हैं हम लोग सबसे कम लिंगानुपात कहाँ पे है, जहाँ लड़का लड़कियों के बीच में विभेद किया जाता है, तो हरियाणा आप उत्तर भारत में देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत में एक परिवार के साथ सभी लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं, उनके बीच में बहुत प्यार प्रेम ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। लेकिन आप अगर जाएंगे उत्तर भारत में तो लड़कियां जैसे ही वो लोग पढ़ने लिखने लगे तो रोज़गार की तरफ जैसे ही वो लोग रुख करते हैं तो लोग एकल परिवार को ज़्यादा पसंद करते हैं। अभी भी हम दक्षिण भारत की अगर बात कर दें तो दक्षिण भारत में कुछ ऐसे रिश्तेदारी हैं या कुछ ऐसे उनका ट्रेडिशनल है जो हमारे उत्तर भारत से कहीं ना कहीं अलग करता है। जैसे में मानते हैं कि अगर हम उत्तर भारत की बात कर दें तो उत्तर भारत में कहता है कि हमारे मामा और भांजी के बीच में है, समझिए कि बेटी का वो संबंध होता है, 2 माँ के बराबर उनको माना जाता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की बात कर दिया जाए तो वहाँ पे देखते हैं कि मामा और भांजी के बीच में भी शादी विवाह और प्रेम प्रसंग का भी मतलब दिखता है। ठीक है, तो चलिए ये क्या हो जाएगा, ये तमिलनाडु हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए इसका कुछ डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं क्या कहता है। देखिए बिहार में प्रथम की अगर बात कर दी जाए तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से कहता है कि बिहार का पहला बैडमिंटन अकादमी खुलेगा कहाँ पे, बैडमिंटन अकादमी कहाँ खुलेगा।
अगर खेल विश्वविद्यालय की अगर बात किया जाए तो कहाँ पे खुला है? राजगीर में खुला है, हमारे बिहार में। अगर बात कर दी जाए बैडमिंटन अकादमी की, अगर बात कर दी जाए तो ये कहाँ हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। और इसी भागलपुर को हम लोग क्या करते हैं? सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। इस भागलपुर में एक और भी है, एक आम है जर्दालू आम, जिसको जीआई टैग मिला है। वो बहुत ही मतलब अपना फेमस स्थान रखता है। उसके बाद बात कर दिया जाए यहीं पे, बिहार का पहला ओडीएफ मॉडल प्रखंड किसे घोषित किया गया? अगर ओडीएफ प्रखंड की बात कर दिया जाए, जो पहला है बिहार का, बिहार में पहला की अगर बात कर दी जाए तो वो भी भागलपुर ही हो जाएगा। लेकिन पूछा जाता है कौन सा प्रखंड है, तो इस्माइलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस्माइलपुर हो जाएगा। ठीक है। अगर बात तो हो जाए यहाँ पे बिहार का पहला की बात जैसे ही होता है तो आपको याद रखना है, इसको जुबान पे याद कर लीजिए क्योंकि रटनतम होना चाहिए। पहला बैडमिंटन है। और बात कर दें कि बिहार का पहला जो खेल विश्वविद्यालय है वो कहाँ पे खुला जा रहा है? मतलब राजगीर में। चलिए, ये इस्माइलपुर हो जाएगा प्रखंड भागलपुर। कहता है कि जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला को प्रथम स्थान मिला? ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 में अभी ही सब चीज़ का मामला आया है, इसको देखना चाहिए आपको। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 के तहत बिहार के किस जिला में प्रथम स्थान मिला है? तो उसका नाम हो जाएगा समस्तीपुर हो जाएगा। ठीक है, समस्तीपुर हो जाता है। क्या हो जाएगा? समस्तीपुर हो जाएगा। फिर उसके बाद अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार के किस गाँव को, क्या कहता है? बिहार के किस गांव को पहला स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा? क्या हो जाएगा? वो बाबर, ये क्या बोलते हैं, बांका का क्षेत्र है। बांका का क्षेत्र हो जाएगा, जिसका नाम है बाबरचक गांव। बाबरचक गांव। मुझे लगता है कि बांका में ही एक मंदार पर्वत है। और बात करें कि यहीं पे आपको अगर बात करते हैं विधानसभा सीटों में, यहाँ पे लगभग 38 एससी के लिए आपको आरक्षित सीटें हैं और 2 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए हैं। तो मनोहारी और कटोरिया जो है इसी क्षेत्र में ही आता है। ठीक है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं कड़ी क्या कहता है। कहता है कि बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? क्या कहता है कि बिहार के किस जिले से नेपाल के बीच पहली मालगाड़ी चलाई गई? तो कौन सा जगह हो जाएगा? तो बात किए अररिया का। तो अररिया जिला के बाथनाहा से इसको प्रारंभ किया गया। अगर बात करें हम लोग कि नेपाल का जो एरिया है उत्तर में, जैसे बिहार के उत्तर में कौन है अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा जुड़ती है वहाँ पे, वो हो जाएगा आपको कौन सा? नेपाल। तो एक चीज़ और भी देखते हैं, अगर नेपाल से देखें तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के जो किशनगंज है वहाँ पे 7 जिले आपको उससे सीमा सटती है। उसमें एक ज़िला ये भी है जिसका नाम है अररिया। ठीक है, जिसका नाम क्या है? अररिया हो जाएगा। ठीक है। और अररिया के पूरब में अगर जाएंगे तो आपको किशनगंज मिलेगा और किशनगंज में ही चाय की खेती होती है। ठीक है। और बात करें किशनगंज की, तो किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्षा होता है। और किशनगंज का सीमा 2 जगहों से मिलता है, एक तो नेपाल के साथ मिलता है और दूसरा पश्चिम बंगाल के साथ उसका सीमा का संबंध देखने को मिलता है। चलिए, अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन है ये आपका, 5वां क्वेश्चन हो जाएगा। कहता है कि हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? क्या कहता है? 42वां, ये याद रहना चाहिए, 42वां। ठीक है, आसियान शिखर सम्मेलन। बार बार प्रश्न पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, बार बार प्रश्न पूछा गया है, क्या भारत आसियान का सदस्य है? भारत आसियान का सदस्य बहुत बार पूछा गया है। तो आसियान में 10 सदस्य का नाम आता है, 10 सदस्य का नाम आपके जुबान पे होना चाहिए। चलिए, अगली बार हम इसको डिस्कशन करते हैं। क्या कहता है? कहता है कि हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। ठीक है। अगर बात करें हम लोग इंडोनेशिया की, तो देखिएगा पूरी मतलब समझिए कि इस मुस्लिम कंट्री में ये सबसे बड़ी आबादी वाली मुस्लिम कंट्री है इंडोनेशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में इसका स्थान भी आता है। चलिए, इसका हम लोग पढ़ते हैं, डिस्कशन थोड़ा सा देख ले। कहता है कि मई 2023, क्या कह रहा है? मई 2023 तक 42वां आसियान शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया की अध्यक्षता में लंबुआ बाजो इंडोनेशिया में आयोजित हुआ। कहाँ पे? लंबुआ बाजो में। ठीक है। अगला हम लोग इसका पॉइंट देखते हैं, क्या कहता है? 42वां शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। अगर 42वां शिखर सम्मेलन की थीम की बात कर दिया जाए तो कहता है इसमें आसियान अफेयर्स एफिशिएंट ऑफ ग्रोथ
इसका हो जाएगा थीम। ठीक है, देखते हैं उसके बाद आसियान का मुख्यालय कहाँ है। अगर आसियान की मुख्यालय की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका जकार्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा, इंडोनेशिया में है। ठीक है, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? तो जकार्ता हो जाएगा। देखते हैं आसियान सदस्य देशों को किस रंग में दिखाया गया है। अगर बात कर दिया जाए कि आसियान जो देश हैं उनको किस रंगों में दिखाने की प्रयास किया जाता है, वो हो जाएगा हरा रंग। क्या हो जाएगा? देखिए हरा रंग हो जाएगा, हरा रंग। अगर बात करें कि आसियान की स्थापना कब हुआ था तो 24 फरवरी 1967 को हुआ था इसका स्थापना। और इसमें देशों की संख्या की अगर बात करें तो इसमें देशों की संख्या कितनी हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। तो देखिए इसका मुख्यालय जकार्ता है। इसके बारे में पूछा जाता है कि भाई इसका मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता है। पूछा जा सकता है कि 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो आप देखिएगा इंडोनेशिया में हुआ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका ये हो जाएगा VVI। तो इसमें 10 जो देश है उसको याद रखिएगा। 10 देशों की अगर बात करें तो सबसे पहले ब्रुनेई हो जाएगा, उसके बाद कंबोडिया हो जाएगा, इंडोनेशिया हो जाएगा, लाओस हो जाएगा, मलेशिया हो जाएगा, म्यांमार हो जाता है। ठीक है, फिलीपींस हो जाएगा, सिंगापुर हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा और वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, एक बार और आप लोग इसको देखिए ताकि आपको याद हो जाए। ब्रुनेई हो जाएगा, इसको मैप से ज़रूर आप लोग देखिएगा। दक्षिण जो पूर्व का जो कंट्री है ना उसको देखेंगे आप मैप में, अगर आपके पास एटलस हो या मैप हो तो उसमें देखिएगा सब इर्द गिर्द ही है, सब सटा हुआ है। ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो जाएंगे, मलेशिया हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, फिलीपींस हो जाएगा और देखिए सिंगापुर हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा और वियतनाम हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे कंट्री हैं, मतलब सारे के क्या 10 नाम ही है इसका, एकदम फिक्स है इसका। अब देखिए अगला हम लोग इसमें देखते हैं। कहता है बिहार बजट में प्रथम स्थान किसका किसका है? तो देखिए बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट में प्रावधान रखा गया, ये 2013-14 के अनुसार था। ठीक है, 13-14 के अनुसार। अगर बात करें कि परिणाम बजट वर्ष किसको माना जाता है, परिणाम बजट वर्ष, तो ये हो जाएगा 2006-07 से शुरुआत हुआ परिणाम बजट का। ठीक है, अगर बात किया जाए कि स्थानीय निकायों का बजट कब से प्रारंभ हुआ तो ये देखिए 2011-12 से पूछा जाता है ये सब चीज़ें, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग इसको ध्यान नहीं दे पाते, पता चलता है कि क्वेश्चन पूछा और बन ही नहीं पाया। तो स्थानीय निकायों का बजट 2011-12 से प्रारंभ हो गया। अब बात करें हरित बजट का, तो हरित बजट का वर्ष क्या हो जाता है? 2020 और 21 से, 2020-21 से हरित बजट वर्ष मनाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें जेंडर बजट की शुरुआत कब होती है तो 2008-9 से इसका प्रारंभ होता है। जो जेंडर बजट देखिएगा अलग से इसका प्रारंभ किया गया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से देखिए ताकि समझ में। कहता है कि बिहार के बजट में जो प्रथम जो प्राथमिकता की बात किया जाए, जो प्रथम शुरुआत किया गया, देखिए बजट में भी अलग अलग चीज़ें मतलब देश के लिए और राज्य के लिए भी काम किया जाता है। तो उनके लिए कुछ जैसे 7 निश्चय योजना की अगर बात करेंगे तो बिहार सरकार उसमें 5,000 रुपये करोड़ जो है 5,000 करोड़ दिया है ताकि उससे ज़्यादा काम किया जा सके, एक टारगेट है वहाँ पे। उसी तरीके से देखिएगा कि बाल कल्याण योजनाओं के लिए बजट कब से प्रारंभ किया गया तो 2013 और 14 से इसको मनाया जाता है। ठीक है, उसी तरीके से देखिए परिणाम बजट कब से माना गया तो परिणाम बजट की अगर बात कर दी जाए तो 2006 और 7 हो जाएगा। उसी तरह से देखिए स्थानीय निकायों का बजट कब है? 2011-12 से इसको प्रारंभ माना जाता है। उसी तरीके से हरित बजट की अगर बात करी जाए तो क्या हो जाएगा? हरित बजट हो जाएगा 2020 और 21 हो जाएगा। अगर जेंडर गैप अगर बजट की मतलब जेंडर बजट शुरुआत की अगर बात कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 2008 और 9 हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग डिस्कशन यहाँ पे देखते हैं क्या कहता है। ये क्वेश्चन अभी हो जाएगा, छठा क्वेश्चन है। कहता है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में अधिक गरीबी है? ठीक है, किस राज्य में अधिक गरीबी है? तो देखिएगा पूरे भारत की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे गरीब वाला जो हमारा राज्य है कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने अपनी गरीबी को कम किया है। उत्तर प्रदेश ने क्या किया है? अपनी गरीबी को कम किया है। हालांकि अगर बात किया जाए तो देखिएगा सबसे गरीबी अलग से हमारा जो अभी नया डाटा आया हुआ है हम अलग से सोच रहे हैं आपको करा देने के लिए, आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसमें सारा का सारा जो गरीबी का आंकलन जो है, जो सूचकांक दिया गया है, जो सर्वेक्षण है उसी के बारे में है। महत्वपूर्ण वहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कहता है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब राज्य है वो कौन हो जाएगा? तो बिहार हो जाएगा। पेपर में आज के पेपर में दिया हुआ है
गरीबी का जो आकलन जो है इसके बारे में बहुत बढ़िया से दिया गया। प्रभात खबर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद देखिए, दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र जो है ट्यांगसिंगम हो जाएगा, जो ये कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। और देखिएगा, गरीबी की अगर बात करती जाए तो सबसे कम गरीबी का आकलन देखा गया है उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे आदित्य जोगी जिनकी सरकार है वहीं पे है और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो चलिए, क्या अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश में है और ये देखिए ट्यांगसिंगम हो जाएगा। बात करते हैं हम अगला कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना। कहता है कि जनजातियों का विश्वकोश जारी करने वाला भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो पहला बना, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा राज्य हो जाएगा। ठीक है। अगर बात करते हैं हम लोग हर घर आरओ का जल, हर घर आरओ वाला पहला गांव कौन बना है, तो क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है भरतौल गांव। क्या नाम है, भरतौल गांव है, जहां पे पहला आरओ जल का ही वहां पे आपको पहला आरओ घर वाला, मतलब समझिए कि आरओ वाला जल का घर सब मिलेगा, जो गांव है यहाँ पे जिसका नाम है भरतौल और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। कहता है कि खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा भारतीय राज्य कौन बना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा और जो झारखंड एसएससी के लिए है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा वीवीआई हो जाता है। कहता है कि खाद्य सुरक्षा एटलस वाला बात हो रहा है यहाँ पे, तीसरा भारतीय राज्य कौन बना, तो हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। चलिए अंतिम हम लोग देखते हैं डिस्कशन, अंतिम में क्या कहता है। कहता है कि भारत के हरित लक्ष्य, देखिए 5 लक्ष्य वहाँ पर रखे गए हैं, 5 लक्ष्य रखे गए हैं और 5 लक्ष्य बहुत ही समझिए कि इम्पॉर्टेंट है, 5 लक्ष्य बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसी के बारे में बात हुआ है। 5 लक्ष्य कम से कम आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, जिसको पंचामृत के नाम से हम लोग जानते हैं, पंचामृत। ठीक है, पंचामृत, जैसे पंडित जी लोग क्या करता है कि पूजा पाठ होता है तो वहाँ पे पंचामृत देते हैं, उसमें 5 तत्व मिले होते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। चलिए क्या कहता है कि 2030 तक 500 मतलब समझिए कि गीगावाट की गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, मतलब 500 जो गीगावाट है इसकी क्षमता बनाई जाएगी। इसका जो टारगेट है 2030 तक हो जाएगा, 2030 तक हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग कि 2030 तक ये हो जाएगा, इसका नाम जो है अगर बात कर दिया जाए हम लोग, तो ये जो नवीकरणीय ऊर्जा जो है, यानी कि नवीकरणीय जो ऊर्जा है, नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे इसका नाम हो जाएगा अक्षय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा की बात हो रही है। यानी कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा से 50% ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है, 50% ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है अक्षय ऊर्जा से। और कब तक है, तो 2030 तक इसका हो जाएगा, 2030 तक। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है कि 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की कमी का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक पूछा जा सकता है कि 1 बिलियन टन की कमी का लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में कब तक रखा गया है, तो ये हो जाएगा 2030 तक। क्या हो जाएगा, 2030 तक। उसके बाद बात करते हैं, कहता है कि 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से अधिक कम करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या कहता है, कहता है यहाँ पे देखिएगा, तो 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता 45% से अधिक कम करने का क्या किया गया, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया। ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला 2070 तक क्या है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा गया है। तो ये हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है और मुझे यकीन है कि अगर आप रोज़ तैयारी इसका कर रहे होंगे तो आपको इसका फ़ायदा बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। अगर डेली बाय डेली आप इसे बना रहे हैं, इसे पढ़ रहे हैं और आप अगर नोट्स भी कर रहे हैं तो इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरा जो टारगेट है, मेन टारगेट है बीपीएससी के लिए और दारोगा के लिए और बिहार में आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए महत्वपूर्ण कंटेंट हम देने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।